सोचिए, साल 2023 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, एक दलित लड़का सरकारी मदरसा में पढ़ता है, मेहनत से, ईमानदारी से अपने सपनों के लिए। लेकिन एक दिन स्कूल में उसके अपने ही समाज के एक बड़े आदमी ने, जो उसी दलित जाति से था, उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिए। क्यों? क्योंकि वो लड़का उनकी उपजाति से ऊपर वाली जाति का नाम अपनी कॉपी पर लिख रहा था। हां, ऊंची जाति बनाम नीची जाति वाली कहानी सिर्फ ब्राह्मण और दलित तक नहीं है। दलित समाज के अंदर ही दर्जनों उपजातियां, और उनके अंदर भी ऊंच नीच यानी शोषण ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से और नीचे भी होता है। और यही वो सच्चाई है जिसे हम देखने से डरते हैं। हम मानते हैं कि जाति का दर्द सिर्फ एक दिशा में जाता है, लेकिन भारत की गलियों, गांवों, शहरों और इतिहास की फाइलों में लिखी सच्चाई इससे कहीं गहरी है। एक ही जाति को कई जातियों में बांटा गया, फिर उन जातियों को एक दूसरे से लड़ाया गया, और आज तक ये सिलसिला जारी है। अब सोचिए दूसरा दृश्य। साल 2016, गुजरात, ऊना, कुछ दलित युवक मृत जानवर उठा रहे थे। ऐसा काम जो सदियों से उन्हें कर्म बनाकर दे दिया गया था। भीड़ आई, पीटा गया, नंगा कर घुमाया गया, क्योंकि तुम जगह भूल गए हो। यह घटना सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि भारत की कई पीढ़ियों की कहानी है, जहां इंसान की पहचान उसकी मेहनत, उसके खून, उसके सपनों से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय कर दी जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इसी तरफ की नहीं है। बहुतों ने कहा कि बदलाव आएगा, जब कानून बनेंगे, जब अधिकार मिलेंगे, जब संसद बोलेगी। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने एससी सेंट एक्ट बनाया ताकि कमजोरों के हाथ में ताकत आए, ताकि जो सदियों से दबे थे वे इंसाफ पा सके। लेकिन आज देश में बहस ये भी चल रही है कि कहीं वही कानून कुछ जगहों पर हथियार बनकर उल्टा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। कुछ केसों में पुलिस अफसरों, अध्यापकों, दुकानदारों या बिल्कुल गरीब लोगों पर भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए। मतलब शोषण की दिशा बदल गई। दर्द खत्म नहीं हुआ, बस चेहरा बदल गया। आंबेडकर चाहते थे जाति खत्म हो, लेकिन हुआ क्या? कई जगहों पर समाज ने जय भीम को एक नई पहचान बना लिया, एक नया धड़ा, एक नई राजनीति। जिस अंबेडकर ने लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहा, उनके नाम से ही कुछ लोग मुख्य धारा से अलग हो गए। उन्हें समाज जोड़ना था, और समाज फिर से कई टुकड़ों में बंट गया। सबसे बड़ा दर्द यह है, अंबेडकर ने कहा था जाति सिर्फ हिंदू धर्म की समस्या नहीं, बल्कि सभी धर्मों में ऊंच नीच मौजूद है। और सच देखिए, धर्म बदलते गए, भगवान बदलते गए, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर बदलते गए, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। किसी ने कहा दलित बनाम सवर्ण, तो किसी ने कहा एक दलित बनाम दूसरे दलित। यानी जख्म उतने ही गहरे, लेकिन घाव देने वाले बदल गए। और अब इसी टूटन, इसी विसंगति, इसी दर्द, इसी सवाल से शुरू होती है अन्यलेशन ऑफ कास्ट, एक ऐसी किताब जो सिर्फ जाति पर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा पर सर्जरी है। एक आदमी का नहीं, पूरे समाज का एक्सरे। एक भाषण नहीं, एक क्रांति। आज हम इसी किताब की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन शुरू अंबेडकर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस सच से जिसे हम जानकर भी अनदेखा करते रहते हैं। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम वी प्रिटेंड नॉट सी। भारत में हम सब एक आदत से पीड़ित हैं, दिखती हुई चीज को भी दिखता नहीं कह देने की आदत। और जाति इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बाहर से कह दिया जाता है कि अब तो सब बदल गया, सब बराबर है, अब कौन जाति देखता है। लेकिन जमीनी सच्चाई किसी बंद दरवाजे के पीछे छिपी चीख की तरह हर दिन सुनाई देती है, बस हम कान बंद कर लेते हैं। जैसे 2022 में राजस्थान के एक छोटे कस्बे में सरकारी दफ्तर में बैठा एक कर्मचारी जो खुद पिछड़ी जाति से था, उसी दफ्तर में काम करने वाली सफाई कर्मचारी को अलग कप में चाय लाने को कह देता है। वजह वो उससे नीचे वाली जाति की थी। ये घटना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, ये उस मानसिकता का एक्सरे था जिसमें जिन पर सदियों से अत्याचार हुआ वही अपने से नीचे किसी और पर हक दिखाने की कोशिश करने लगते हैं।
जैसे किसी ने जंजीर से बंधे हाथ ना खोले हो, पर जंजीर को पकड़कर किसी और के हाथ में डाल दिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के एक कॉलेज में एक लड़का टॉपर हुआ, लेकिन वो अपने ही हॉस्टल में खाना मेस में नहीं खा सका, क्योंकि जिस जाति से वह था वहां छात्र उसका साथ बैठना तो क्या उसी थाली में भोजन लेते देख भी असहज हो जाते थे। ये 10,800 की कहानी नहीं, मोबाइल और 5G के समय की हकीकत है। बाहर हम कहते हैं कि जाति खत्म हो गई, लेकिन अंदर अब भी थालियां, पानी का घड़ा और बैठने की कुर्सी तक जन्म से तय होती है। दिलचस्प यह है कि समाज में जाति सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं चलती। महाराष्ट्र के एक गांव में दलित समाज के ही एक लोकल नेता ने अपनी उपजाति की लड़की को मंच पर सम्मानित होने से रोक दिया, क्योंकि उनकी परंपरा में उस उपजाति को प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं माना जाता था। यानी जाति एक लकड़ी नहीं, पूरा जंगल है। एक तना फिर शाखा, फिर उससे पतली टहनी, और हर पत्ती को भी अपनी औकात याद दिलाई जाती है। फिर जब अत्याचार की भरपाई के लिए कानून बने तो उनसे उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन कई केस ऐसे भी आए जहां SC सेंट एक्ट का इस्तेमाल ईमानदारी से काम करने वाले किसी शिक्षक, दुकानदार या किसान पर निजी दुश्मनी निकालने के लिए कर दिया गया। दर्द यही उत्पीड़न की दिशा बदल गई, पर तकलीफ खत्म नहीं हुई। समाज ने सोचा था कि हथियारों से न्याय मिलेगा, लेकिन बहुत बार हथियार हाथ बदलकर वही पुरानी चोट दे देते हैं। हम ये भी मानना चाहते हैं कि शिक्षित समाज इन चीजों से मुक्त है, पर यही शिक्षित समाज 2019 में दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर को मीटिंग में आप जैसे लोग तो सुनाकर उसकी जाति पहचान याद दिला देता है, जैसे कोई चिप लगी हो जो जन्म से ही साथ आ जाती हो। डिग्रियां बदल जाती है, सैलरी बदल जाती है, पर कभी कभी पहचान बदलती नहीं। ये सब होने के बावजूद हम समस्या पर बात कम करते हैं, आंकड़े गिन लेते हैं, रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, नई स्लाइड्स बना लेते हैं और फिर अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। समाज में जिस दीवार ने इंसान को इंसान से दूर किया, उसे देखकर हम बस कहते हैं ये तो आज भी खड़ी है, पर तोड़ने की बात बाद में करेंगे। लेकिन ये दीवार खड़ी कैसे हुई? किसने बनाई? इतना मजबूत सीमेंट कहां से आया कि सदियों गुजर गए और पत्थर ढहने को तैयार ही नहीं हुए? इन सवालों का जवाब उन जड़ों में छिपा है जहां जाति सिर्फ एक सामाजिक आदत नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध संरचना के रूप में खड़ी की गई, और उन जड़ों को समझे बिना इलाज नहीं मिल सकता। अब असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, द रूट्स ऑफ द सिस्टम, हाउ कास्ट वाज बिल्ट। अगर कोई बीमारी सदियों तक जिंदा रहती है तो उसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, दिमाग में भी धनंसी होती है, और जाति की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर पूरी इंजीनियरिंग की हो। यह कोई अचानक बनी आदत नहीं थी, बल्कि चरण दर चरण बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को जन्म के साथ ही स्थान, सम्मान और सीमा सौंप देती थी। शुरुआत वहीं से होती है जहां किताबों को भगवान की आवाज मान लिया गया, जैसे मनुस्मृति, जिसमें साफ शब्दों में तय किया गया कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन किसके साथ खाना खाएगा और कौन किसकी छाया तक ना देखे। ये कानून किसी कोर्ट ने नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास ने लागू कराया। और जब कानून अदालत में नहीं, दिमाग में लिखा जाए तो उसे तोड़ना और कठिन हो जाता है। इतिहास में गुजरात की एक रियासत में 10,800 के आसपास एक आदेश निकला था, अगर कोई निचली जाति का आदमी सड़क पर आता है तो उसे अपने हाथ में एक लकड़ी रखनी होगी ताकि ऊंची जाति वाले दूर से देख लें और रास्ता बदल सके। ये आदेश राजा ने नहीं, समाज ने जारी किया था। मतलब सत्ता सिर्फ सत्ता भवनों में नहीं थी, वो गलियों, मोहल्लों और चौपाल में बैठे उन लोगों के हाथ में थी जो खुद को जन्म से वरिष्ठ मानते थे। लेकिन जाति की जड़ यहां खत्म नहीं होती, शिक्षा को भी बांट दिया गया। बनारस के पुराने गुरुकुलों में 19वीं सदी तक कई उपजाति के बच्चों को प्रवेश ही नहीं मिलता था। उन्हें कहा जाता, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं, सेवा करना है। यानी ज्ञान भी रक्त समूह की तरह घोषित कर दिया गया, जिसे जिसे मिलना है मिल जाएगा।
बाकी लोग बाहर खड़े होकर ठंड में इंतजार करें। काम को धर्म बना दिया गया। जैसे राजस्थान के एक पुराने दरबार में लोहार परिवार के लोगों को तलवार हाथ में लेने की अनुमति थी, पर उसी तलवार को पहनने का अधिकार किसी उच्च जाति शासक को माना जाता था। लोहार मेहनत करता था पर शान किसी और की बनती थी। यह सिर्फ पेशा नहीं, मनोवैज्ञानिक मैसेज भी था। तुम्हारे हाथ में ताकत है, मगर ताकत का मालिक कोई, और यह व्यवस्था इतनी गहरी थी कि परिवारों के भीतर भी शुद्धि और अशुद्धि की लकीरें थी। कर्नाटक के एक गांव में आज भी कुछ परिवारों में शायद ही कोई बेटी ऊंचे स्कूल भेजी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि अच्छे घर की लड़की ज्यादा पढ़ ले तो बेकाबू हो जाती है। ये जाति नहीं पर जाति वाली ही सोच है। इंसान को अपनी सीमा याद रखने की चेतावनी। धीरे धीरे ये संरचना समाज से आगे राजनीति में पहुंच गई। 1920 के आसपास पंजाब के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पंचायत चुनावों में वोटर सूची भी जाति के आधार पर बनाई जाती थी। कौन किस वार्ड में लड़ेगा, किसका समर्थन, किसका अधिकार है, सब पहले से तय। यानी लोकतंत्र आने से पहले ही लोकतंत्र की दिशा किस ओर झुकेगी, ये जन्म से तय कर दिया गया। सबसे दुखद ये कि ये व्यवस्था किसी एक धर्म की मोनोपोली नहीं थी। महाराष्ट्र के कुछ पुराने सूफी दरगाहों में भी जमाने तक अलग अलग जातियों के लिए चादर चढ़ाने या सेवा करने की सीमाएं थी। पहचान बदलती रही पर दर्जा वही रहा, ऊपर और नीचे। अब यह समझना जरूरी है कि जब समाज इतना मजबूत ढांचा बना चुका था तो किसी एक सुधार या एक भाषण से उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। कोई ईंट तोड़ देगा, दीवार गिरती नहीं, क्योंकि असली सीमेंट दिमाग में लगा था। लेकिन यही वो हिस्सा है जहां अगला सवाल जन्म लेता है। जब किसी व्यवस्था की नींव इतनी गहरी हो जाए तो उसे तोड़ने वाला पहला हथौड़ा कहाँ पड़ता है? कानून पर, सत्ता पर, या उन शास्त्रों पर जिन्हें लोग भगवान का आदेश समझ चुके थे? जवाब अब सामने आने वाला है। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द सेक्रेड वॉल्स, अंबेडकर डायरेक्ट अटैक। किसी किले को बाहर से देखना और अंदर घुसकर उसके पत्थर उखाड़ना दो बिल्कुल अलग काम है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ किले को देखा नहीं, उसके भीतर जाकर सबसे पवित्र समझे जाने वाले पत्थरों को ही सवालों से चीर दिया। जाति को तोड़ने के लिए उन्होंने महसूस किया कि लड़ाई सड़क पर नहीं, दिमाग और किताबों के अंदर लड़ी जानी चाहिए। और यही वो फैसला था जिसने पूरे देश की नींद उड़ाई, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा इंसान खड़ा था जो कह रहा था, अगर गुलामी धर्म की किताबों से आती है तो सुधार समाज से नहीं, उन किताबों को चुनौती देने से शुरू होगा। उस वक्त समाज में शास्त्रों को सवाल करना अपराध जैसा था। एक बार बनारस में एक सुधारवादी सभा में जब कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के कड़े नियमों पर चर्चा करनी चाही तो सभा तोड़ दी गई। लोगों को डर था कि अगर शास्त्र टूटे तो समाज रह जाएगा। लेकिन आंबेडकर ने कहा, जो समाज की नींव इंसान को इंसान ना मानकर बनी हो वो टूटनी ही चाहिए। उनका एक प्रसिद्ध भाषण था अनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो दरअसल पढ़ा ही नहीं जाने दिया गया। कहानी यह है कि 1936 में उन्हें जाति सुधार पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन जब आयोजकों ने भाषण पढ़ा तो डर गए, क्योंकि उसमें पहली बार साफ लिखा गया था, सुधारक समाज को बदलना चाहते हैं पर शास्त्र को नहीं छूते, और बिना शास्त्र को बदले जाति मिटेगी ही नहीं। आयोजकों ने भाषण रोक दिया, पर आंबेडकर रुके नहीं। उन्होंने भाषण खुद छपवाकर पूरे देश में बांट दिया। ये वही पल था जब जाति के किले पर पहली बार हथौड़ा उस जगह पड़ा जहां सबसे बड़ा ताला लगा था। उनका तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने पूछा, अगर खाना छूने से कोई अपवित्र होता है तो मंदिर में सोना चांदी छूने पर शुद्ध कैसे रह जाता है? यह सवाल किसी भाषण का हिस्सा नहीं, समाज के सीने पर रखा गया कटु आईना था। और उसकी गूंज इतनी तेज थी कि कई जगह विरोध, नारे और यहां तक कि किताबें जलाने की घटनाएं भी हुई। लेकिन अंबेडकर ने सिर्फ सवाल नहीं किए, उदाहरणों से काट छान कर दिखाया कि समस्या सिर्फ हिंदू समाज में सीमित नहीं,
उन्होंने सिख इतिहास से वो कालखंड उठाया जब महाराजा रंजीत सिंह के समय कुछ समूहों को दरबार में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। मुस्लिम समाज में उन्होंने अरब के उस समय की मिसाल दी जहां कबीलों पर जन्म आधारित सामाजिक रैंकिंग थी। ईसाई समाज में भी उन्होंने ब्रिटिश भारत के मिशन स्कूलों का उदाहरण दिया जहां लो कास्ट भारतीय बच्चों को कभी कभी अलग बैठाया जाता था। यानी आम्बेडकर साफ कह रहे थे, समस्या धर्म की नहीं मन की है, नाम बदलकर बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन उनकी सबसे विवादित बात यह थी कि उन्होंने कहा सिर्फ धीरे धीरे सुधार से जाति नहीं मिटेगी, इसके लिए समाज को एक झटका देना होगा। और यही कारण है कि उन्होंने सबसे पवित्र समझे जाने वाले शास्त्रों पर ही चोट की। उनकी ये सोच उस दौर के कई नेताओं से टकराती थी। जब वे कह रहे थे कि अगर पालकी टूट चुकी है तो उसे रंग रोगन से नहीं नया बनाकर बदलो, तो कई अन्य नेता समझ रहे थे कि पुरानी पालकी में पेंट कर दो चल जाएगी। यहीं से साफ दो रास्ते बन गए, एक सुधार का, एक विद्रोह का, और आम्बेडकर ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन सवाल यही है, जब आप पत्थर पर चोट करते हो तो उसके टुकड़े उड़ते हैं। अब ये टुकड़े कहां गिरने वाले थे? समाज टूटेगा, राजनीति हिलेगी, या खुद आम्बेडकर को ही अपनी जमीन बदलनी पड़ेगी? इसका जवाब अब अगले अध्याय में धीरे धीरे खुलने वाला है। चैप्टर 4, द अर्थक्वेक आफ्टर द हैमर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड द बिग फ्लिप। जब अंबेडकर ने जाति की दीवारों पर पहला बड़ा हथौड़ा मारा तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटी, पूरा माहौल हिल गया। और जैसा अक्सर होता है, झटका सिर्फ वहां नहीं लगता जहां चोट पड़ती है, बल्कि कई जगह दूर दूर तक दरारें दिखाई देती है। समाज ने इस चोट को ऐसे लिया जैसे कोई पवित्र मंदिर की छत पर हथौड़ा चला रहा हो। और इसी झटके के बाद जो घटनाएं हुई वे आज तक समझ में आती है, पर उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि चीजें इस दिशा में जाएंगी। सबसे पहले समाज में एक बड़ा उलटफेर हुआ। अंबेडकर चाहते थे कि निचली जातियों को बराबरी मिले, पर बराबरी का रास्ता एकदम सीधा नहीं निकला। जैसे महाराष्ट्र के नगर जिले में 1940 के दशक में एक घटना सामने आई, जहां गांव के कुछ परिवार जो परंपरागत रूप से दलित माने जाते थे, अचानक शिक्षा और नौकरी पाकर मजबूत हुए। लेकिन जैसे ही वे ऊपर उठे, उन्होंने अपने से नीचे माने जाने वाले एक अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। ये वही था जिसे अंबेडकर ने सबसे बड़ा खतरा कहा था। अगर दिमाग में दीवार रहे तो नीचे बैठा आदमी ऊपर आकर नई दीवार खड़ी कर देगा। राजनीति में भी भूकंप आया। पहले जाति समाज चलाती थी, पर अब उसे राजनीतिक नंबर देने लगे। 1950 के बाद कई राज्यों में चुनाव तो नाम लोकतंत्र का था, पर वोटिंग जाति की गिनती से होती थी। यहां तक कि उस दौर के कई राजनीतिक नेता मंच पर बराबरी की बात करते पर पिछली तरफ जाति के हिसाब से सीट बांटते। अंबेडकर इसे जाति का आधुनिक रूप कहते। पुराना मंदिर ढह गया, लेकिन ऊपर सीमेंट डालकर नया ही मंदिर खड़ा हो गया। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, SC सेंट एक्ट और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं। इनका मकसद कमजोर को ताकत देना था, दबे को उठाना था, और कई जगह ये सचमुच ढाल बनकर खड़ा भी रहा। लेकिन अंबेडकर के डर भी यही सच हुए। दिल्ली में 1980 के आसपास एक केस हुआ। एक प्राइवेट कंपनी में दो सहकर्मियों का झगड़ा हुआ। असल में झगड़ा काम को लेकर था, लेकिन उनमें से एक ने सीधे SC सेंट एक्ट लगा दिया। केस महीनों चला, नौकरी गई, परिवार टूटा। अदालत में अंत में पता चला कि झगड़ा जाति का था ही नहीं, लेकिन कानून अब कानून था। और अंबेडकर का सपना था कि ये कानून ढाल बने, पर वो जगह तलवार की तरह इस्तेमाल होता दिखने लगा। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा हुआ, जहां कानून ने ताकत दी और ताकत ने कभी कभी गलत दिशा पकड़ ली। अंबेडकर कभी ये नहीं चाहते थे कि ऊपर वाला नीचे दबाए की जगह नीचे वाला ऊपर दबाए। उनका सपना था कि कोई किसी को दबाए ही नहीं। पर जमीन पर कहानी अलग चल पड़ी।
और सबसे बड़ी विडंबना शायद यही हुई। अंबेडकर जाति तोड़ना चाहते थे, पर जय भीम कहने वाले कई लोग खुद एक नया समूह बना बैठे। चेन्नई, नागपुर, दिल्ली, पंजाब, जगह जगह स्थितियां दिखी कि समाज दो हिस्सों में नहीं बंटा, सो हिस्सों में बंट गया। नाम बदल गए पर खांचे वही रहे। अंबेडकर कहते थे मुख्य धारा में वापस आओ, पर कई जगह लोगों ने मुख्य धारा छोड़कर अपनी नई धारा बना ली और राजनीति ने उसे सोने की खान की तरह भुनाया। और सबसे मारक बात, अंबेडकर जिस विश्व को पूरे धर्मों में देखते थे, कई लोग समझ बैठे कि यह सिर्फ हिंदू समाज की बीमारी है। नतीजा यह हुआ कि इलाज अधूरा रह गया। जैसे दवा सिर्फ बुखार पर लगा दी गई, लेकिन अंदर जो इंफेक्शन था वो शरीर में फैलता रहा। अब यहां बड़ा सवाल उठता है, जब समाज बदलने की कोशिश इतनी लंबी और उलझी हो जाए तो क्या वो इंसान थकता नहीं? अंबेडकर ने देखा कि दिमाग की दीवारों को जहां हथौड़ा लगता है वहां चोट वापस भी पड़ती है। सवाल यह है, अब वे आगे क्या करने वाले थे? क्या वे लड़ाई सड़क पर ले जाएंगे या खुद अपने रास्ते को ही बदल देंगे? इस मोड़ का जवाब अगले अध्याय में खुलता है। चैप्टर 5, द फाइनल टर्न व्हेन अंबेडकर वॉक्ड आउट एंड हिस्ट्री रिपीटेड। जब इंसान बहुत देर तक एक बंद दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजा कोई जवाब नहीं देता, तो एक समय आता है जब वह दरवाजा तोड़ने या फिर उस घर को ही छोड़ने का फैसला करता है। अंबेडकर भी इसी मोड़ पर पहुंच गए थे। उन्होंने समाज, धर्म, परंपरा और राजनीति चारों दीवारों पर हथौड़ा चलाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि ईंट टूटती है पर लोग ईंटें जोड़ने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, तब उन्होंने रास्ता बदल दिया। उन्होंने देखा कि ऊपर बैठे हुए लोग बदलना नहीं चाहते, नीचे वाले बदलना चाहते हैं पर रास्ता पता नहीं, और बीच में खड़ा इंसान डर में जी रहा है कि जो बोलेंगे उसके बाद घर घम सब खो देंगे। ये वही समय था जब अंबेडकर ने महसूस किया कि अगर जहर फैक्ट्री के अंदर ही बना हो तो धुआं निकालने से कुछ नहीं बदलता, फैक्ट्री को ही बदलना पड़ेगा। इसी सोच से 1956 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब नागपुर में लाखों लोगों के सामने अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन यह धर्म बदलना गुस्से में लिया गया निर्णय नहीं था। ये एक शांत, सोचा समझा और बहुत बड़ी रणनीतिक चाल थी। अंबेडकर चाहते थे कि समाज समझे जाति अगर जन के साथ जुड़ी हो तो जन की परिभाषा बदले बिना जाति नहीं मिटेगी। लेकिन यहां भी विडंबना वही जो बार बार इतिहास में होती रही है। उन्होंने धर्म बदला ताकि समाज भटकों से निकले, लेकिन कई लोग धर्म बदलकर भी मानसिक मंदिरों से बाहर नहीं निकले। कुछ जगह नए नाम पर नई जातियां बन गई, नए नेता बने और राजनीति ने इसे नया वोट बैंक बना लिया। बाबा साहब चाहते थे कि लोग मेन स्ट्रीम में आए, एक हो जाए, लेकिन कई जगह हुआ ये कि लोग हम बनाम वो की नई लाइन खींच बैठे, यानी जिस जहाज को वे एक बड़ा समंदर बनाना चाहते थे, कई लोगों ने उसी जहाज में नए नए कमरे बनाना शुरू कर दिया। और इतिहास कहता है कमरा चाहे लकड़ी का हो या सोने का, दीवार तो दीवार ही होती है। अंबेडकर इस खेल को बहुत साफ समझ रहे थे। वे जानते थे कि अधिकार देना आसान है पर मानसिकता बदलना सबसे कठिन। जैसे 2010 में राजस्थान के एक गांव में दलित दूल्हे की बारात को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। मामला कोई 100 साल पुराना नहीं, बस कल ही की बात है। और मजेदार बात, गांव में कुछ दलित परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने कहा यही रीति है, मत छेड़ो। यही वो मानसिक जंजीर थी जिसे अंबेडकर तोड़ना चाहते थे। वो जंजीर जो कभी बाहर बांधती नहीं, दिमाग में बांध देती है। और ये सिर्फ गांवों की कहानी नहीं। दिल्ली की सरकारी नौकरियों में आज भी कई लोग मानते हैं कि वो पोस्ट हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी जाति का प्रतिनिधि होना चाहिए। अंबेडकर चाहते थे योग्यता जाति से ऊपर हो, पर असल में कई जगह हुआ जाति योग्यता से ऊपर हो गई। लेकिन अंबेडकर यहां रुके नहीं। अपने अंतिम दिनों तक वे एक ही बात दोहराते रहे, अगर समाज को बदलना है तो पहले मन को बदलना होगा। कानून सड़क साफ कर सकता है पर दिमाग नहीं।
और यही वो जगह है जहां अनाइलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि आईना बन जाती है। वो पूछती है, छुआछूत खत्म हुई या बस रूप बदलकर कोना बदल लिया? आरक्षण बराबरी लाया या नई दूरी पैदा कर दी? धर्म बदला या नजरिया वही रहा? इन सवालों के उत्तर किसी किताब में नहीं, हर आदमी के भीतर छिपे हैं। अंबेडकर ने जाते जाते ऐसा सवाल छोड़ दिया जो अभी भी देश के सिर पर हवा में लटका हुआ है। जाति खत्म होने का दिन वो नहीं होगा जब कानून बदल जाएगा। जाति खत्म होने का दिन वो होगा जब इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर पहला सवाल ये ना पूछे ये कौन है, बल्कि पूछे क्या कर सकता है। और यही वो जगह है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर नई पीढ़ी से कहती है, अब हथौड़ा किसे उठाना है और दीवार किस तरफ है, ये फैसला तुम्हारा है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट की इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ दिखती है, अंबेडकर ने सिर्फ किताब नहीं लिखी, उन्होंने पूरे समाज के सामने आईना खड़ा कर दिया, और वो आईना आज भी वही रखा है। बस देखने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जाति आज भी नाम बदलकर, भाषा बदलकर, कपड़े बदलकर जिंदा है। कभी आरक्षण की बहस में, कभी शादी की बातचीत में, कभी नौकरी के इंटरव्यू में, कभी स्कूल की एडमिशन लाइन में। बस हम इसे मानते कम हैं और जीते ज्यादा है। अंबेडकर चाहते थे कि इंसान इंसान के रूप में देखा जाए, लेकिन ये सफर अभी अधूरा है। दीवारें टूटी भी है, खड़ी भी है, और उन्हें तोड़ना अब सिर्फ किसी एक नेता या एक किताब का काम नहीं, अब हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि इस कहानी में आपकी, हमारे समाज की, हमारे आज की सच्चाई चमक रही है, तो अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए आपकी नजर में जाति आज किस रूप में जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग इस सच्चाई से जुड़ सके और ऐसी ही गहरी समझ आने वाली और दिल दिमाग हिला देने वाली बुक समरीज और ऑडियो बुक सुनने के लिए ऑडियो बुक गैंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के।